नवरात्र के पहले बहुत काम होता है। सुबह के 6 बजे हैं। मधु नहा रही है। नवरात्र की पूजा जो करनी है। पहले दिन बहुत काम होता है। मंदिर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करना रहता है। वह सुबह 4 बजे की जगी है। मकान में एक वह और दूसरी उसकी बूढ़ी सास रहती है। देह पर अभी 2 लोटा पानी ही डाली थी कि काल बेल की आवाज सुनाई दी। सास दरवाजा खोल नहीं सकती क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई है। इसलिए शरीर पर कपड़े डाल उसे दरवाजे पर जाना पड़ा। कौन है, उसने पूछा, मगर तभी काल बेल दोबारा बज उठी। उसने दरवाजा खोल दिया। राजन था। वह कुत्सित मुस्कान बिखेरने के साथ मधु पर अपने हाथों का दंश मारते भीतर चला गया। धीरे से कमीना का दरवाजा बंद कर वह नहाने बाथरूम में चली आई। बाथरूम में जा वह सावर खोल उसके नीचे खड़ी हो गई। ठंडे पानी का फव्वारा उसके मन की अग्नि को बुझाने के बजाय और बढ़ाए जा रहा था। राजन मधु का नंदोई है। ऐसा कमीना इंसान अपनी जिंदगी में इसने नहीं देखा। इसके ही कारण मधु का सुनहरा संसार उजड़ गया। पहले पति मरा, फिर देवर देवरानी तिरस्कार करके चले गए। आज वह अपनी बूढ़ी असहाय सास के साथ अपनी अभिशप्त जिंदगी बिता रही है। आज से 10 दिन पहले मधु इस आदमी से डरती थी, मगर आज इससे बदला लेने को आतुर है। आज से 10 दिन पहले उसकी ननद का फोन आया था। पूरे 4 साल के बाद उसने फोन किया था। अभी कोई बात हो तब तक उसकी ननद ने कहा, फोन काटिएगा मत, लगता है राजन आया है, फाटक खटखटा रहा है, खोलकर बात करती हूँ। क्यों री कमीनी, फाटक खोलने में इतनी देर क्यों लगा? किस यार के संग रंगरेलियां मना रही थी? फोन कटा नहीं था, यह राजन की आवाज थी। अपने ही जैसा नीच सभी को समझते हो? मैं तुम्हारे जैसी नीच नहीं हूँ। जबान लड़ाती है कमीनी, मार डालूंगा तुम्हें। मार ही डाल हत्यारे। तुमने मेरे भाई को झूठा वीडियो दिखाकर आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। तू उसी वीडियो को दिखा मेरी भाभी को डराता धमकता रहता है। उसी वीडियो को दिखाकर तुमने उसके भाई जैसे देवर और देवरानी को भी उनसे दूर कर दिया, क्योंकि वह तुम्हारी बात नहीं मान रही थी। अरे कमीने, यह सब बातें मैं जान गई हूँ। तुमने मेरे भैया भाभी के सुहागरात का वीडियो बनाया, बाद में उसकी एडिटिंग कर भैया की जगह किसी और का चेहरा लगाया। मेरे पास वह दोनों वीडियो आ गए हैं। मैं मधु भाभी को तुम्हारे वीडियो सौंप कर तुम्हारा सर्वनाश कराऊंगी। कमीनी कहीं के, यह सब करने के लिए तुम्हें अब मैं जिंदा रहने दूंगा तब ना। उसके बाद कुछ छीना झपटी गू गा की आवाज आई, फिर कोई आवाज नहीं आई। 2-3 दिन तक प्रयास करने के बावजूद फिर ननद से बात नहीं हुई। अपनी सोच में डूबी वह ना जाने कब तक बाथरूम में बंद रही। एकाएक सुमन सुमन पुकार करते सास के रोने की आवाज सुनाई दी। कपड़े बदल वह झट से सास के पास गई। सुमन की मृत्यु का समाचार देने आया था वह। सारी बात मधु की समझ में आ गई। राजन के खाने के लिए कुछ बना दो, तुम व्रत हो मेरी तो। सुमन की मृत्यु की सुन भूख ही उड़ गई। मधु की सास सिसकते हुए बोली, मुझे भी भूख नहीं है, मैं तो बस यह खबर देने और आप सब से मिलने चला आया। सास के बुढ़ापे और मधु की मजबूरी का उसने फिर फायदा उठाना चाहा। मन ही मन नागिन की तरह मधु फुफकार उठी। ठीक है माँ जी, रोटी सब्जी बना देती हूँ कहकर वह वहां से किचन में चली आई। मैं रोटी सब्जी खाने नहीं आया हूँ, मुझे गोश्त चाहिए, गरम गोश्त, ऐसा कह मधु को जबरदस्ती गले लगा वह सास के पास चला गया। माँ जी, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। मेरा खाना गरम गरम तैयार रहना चाहिए, बहुत दिन हो गए गर्मागरम खाए। अपने द्व्यर्थी संवाद सुनाकर वह बाहर चला गया। मधु के जी में आया कि जहर पी ले। जिस दिन उसके मुंह पर तमाचे लगा उसके देवर देवरानी घर छोड़कर गए थे, वह जहर ले आई थी, मगर पी नहीं सकी।
आज उसी जहर से इस राक्षस का वध करूंगी, ऐसा मन में ठान वह दोबारा नहाने चली गई। राजन के छूने मात्र से उसका तन मन अपवित्र हो गया था। रात को वह जब माँ की आरती कर रही थी तब राजन वापस आया था। दिन की पूजा में मधु ने सफेद साड़ी पहनी थी। शाम को उसे उतार कर काली साड़ी पहन ली थी। मधु को देख उसने अपनी उंगलियों से कुत्सित इशारा किया। मधु मुस्कुरा उठी। राजन जैसे दुष्ट राक्षस का वध करने से पहले उसे मदहोश करना जरूरी था। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे गोरे बदन पर लिपटी इस काली साड़ी से मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं इसे जल्द जल्द तुम्हारे तन से उतार फेंकना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न राजन, कैसा लग रहा है तुमको? ठीक तो है, थोड़ी सी पेट में जलन सी लग रही है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? कोई आत नहीं, यह बताओ यह कौन सी दवा है? मुझे खांसी सी लग रही है। यह तो जहर है, हटाओ फेंको इसे। यहाँ क्यों लाई हो? इसके सेवन के कितने देर के बाद आदमी मर जाता है? 10 मिनट में आदमी मर जाता है, मगर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुमको खाना खाए 7 मिनट हो गए, मैंने एक पूरी शीशी तुम्हारे खाने में मिलाया था। अब 3 ही मिनट बचे हैं, दवा नकली तो नहीं है। क्यों क्यों मिलाया था तुमने? मेरा हृदय फटा जा रहा है, जल्दी बताओ, ऐसा कह वह अपना सीना दबाए चीखने छटपटाने लगा। मधु अट्टहास कर बिस्तर पर चढ़ गई, अपना एक पैर उसके सीने पर रख जहर की शीशी को तलवार की लहराते हुए बोली, इसलिए कि तुमने मेरे ही सुहागरात का वीडियो बनाया, इसलिए कि उस वीडियो की एडिटिंग कर उसे दिखाकर तुमने मेरे पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, इसलिए कि तुमने मुझे विधवा बनाने के बाद भी बार बार मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, इसलिए कि तुमने मेरे बेटे जैसे देवर देवरानी को वही वीडियो दिखाकर मेरे देवर देवरानी को मुझसे दूर कर दिया, और इसलिए कि तूने मेरी ननद का कत्ल किया। बोलता क्यों नहीं रे पापी है, तू तो एक झूठ से मर गया, जहर तो मैं खाने में मिला ही नहीं सकी। अरे कमीने, शीशी का ढक्कन खोलते ही मेरे हाथ ऐसे कांपे कि शीशी मेरे हाथों से छूट गई और सारा जहर जमीन पर गिर गया। कितना बुज़दिल निकला रे निर्दयी, अपनी पर आई तो तुम्हारा हृदय ही बैठ गया। राजन के खुले मुंह में थूक कर वह बिस्तर से नीचे उतर आई। आ बेटी, हाँ मेरे पास बैठ, आज तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। तू क्या समझती है मैं बूढ़ी कुछ नहीं जानती? नहीं बेटी, मैं सब जानती थी। अपने परिवार पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर मुझे जीने की इच्छा नहीं। मैं यह भी नहीं चाहती थी कि तू निर्दोष होने के बाद भी मुझसे नजर चुराए, इसीलिए मैं अनजान होने का नाटक कर रही थी। इस राक्षस के वध हेतु माँ जगदम्बा के अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे ही रूप में माँ चंडिके का दर्शन कर लिया। अब मेरी इच्छा पूरी हुई, चलती हूँ। सवेरे 2 लाश दाह संस्कार के लिए जा रही थी। एक हृदयाघात से मरे राजन की, दूसरी एक दुखियारी की जिसके प्राण पखेरु बेटी दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर एकाएक उड़ गए थे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।